केवल शादी की और शादी को चलाने की बात अगर मैं करूं तो दो ग्रहों को विशेष देखा जाता है। शादी के अंदर परेशानियां आती हैं और अगर सब कुछ ठीक है तो संतान नहीं हो पाती। गौरव जी, एक बार फिर से आपका स्वागत है और आपको बधाई हो, क्योंकि आपकी जो प्रोडक्शन है बिल्कुल स्टिक जाती है। उसके लिए हमारे दर्शक काफ़ी जिज्ञासाएं रहती हैं। अब जो एक अहम जिज्ञासा है कि सबको इंतजार रहता है कि मकर संक्रांति का, यानी कि इस दिन से हमारे शुभ कार्य शुरू हो जाते हैं सूर्य का, यानी कि राशि परिवर्तन से। ये एक पिता पुत्र के मिलन का भी दिवस होता है कि इसका यानी कि सब शुभ होता चला जाता है। लेकिन इसमें एक बात आ रही है कि अभी भी कुछ शुभ कार्यों का योग नहीं आ पा रहा है, तो इसके पीछे क्या कारण है और अब क्या शुभ होने वाला है, ये दोनों चीजें आपसे जानना चाहते हैं विस्तार से। बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा है। देखिए, हिंदू धर्म के अंदर अगर हम बात करते हैं तो सूर्य का जो रोल है, यानी अगर हम ज्योतिष की बात करें या हमारी पूरी लाइफस्टाइल की बात करें या ग्रहों की ऊर्जा की बात करें, सबका कनेक्शन सूर्य से है। सूर्य 6 महीने के लिए दक्षिणायन और 6 महीने के लिए उत्तरायण होते हैं। और जैसे ही सूर्य उत्तरायण में गोचर करता है, यानी सूर्य जो है उत्तरायण होते हैं, मकर राशि के अंदर गोचर करते हैं, इसके बाद से शुभ समय का प्रारंभ स्टार्ट हो जाता है। यानी शुभ कार्य आप कर सकते हो, मांगलिक कार्य आप कर सकते हो, या अगर हम इसको सही तरीके से समझें तो रात्रि छोटी होने लगती है और दिन जो है वो बड़ा होने लगता है। धीरे धीरे गर्मी का समय आने लगता है। अब सूर्य का मकर राशि में गोचर करना, उत्तरायण होना और सूर्य का उत्तरायण होते के साथ ही सनातन धर्म में शुभ कार्यों का, मांगलिक कार्यों का प्रारंभ हो जाता है। लेकिन 2026 की अगर हम बात करते हैं, 26 के अंदर ऐसे कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं जो सूर्य का उत्तरायण होने के बाद भी, मकर संक्रांत खत्म होने के बाद भी ऐसे कॉम्बिनेशन नहीं बन पा रहे कि कोई व्यक्ति शादी कर सके, यानी शादियों के योग नहीं बन पा रहे। पहले एक चीज मैं आपको और क्लियर करता हूं। देखिए, मांगलिक कार्य क्या है कि इसके अंदर शादी करना, कहीं ना कहीं चीजों को, जैसे कि अपने परिवार के अंदर कोई मांगलिक कार्य करना, किसी इवेंट्स को करना, जो मांगलिक यानी कि दो कुंडलियों का मिलन, आप इसको देसी शब्दों में आप समझ सकते हैं, दो कुंडलियों का मिलन आप कह सकते हैं। इन चीजों के ऊपर बैन है। बैन का मतलब आप ये कह सकते हैं कि मेरा मानना यह है कि ये काम रुक गए हैं, क्योंकि शुक्र है अस्त, और शुक्र की अस्त पोजीशन हमेशा चीजों को कहीं ना कहीं खराब करती है, डिले करती है। अब अगर हम बात करें मांगलिक कार्यों की, तो देखिए, मांगलिक कार्यों के लिए सबसे जरूरी क्या है, वो है बृहस्पति और शुक्र, इन दोनों का उदय होना और दोनों का सही पोजीशन में होना। ये कहीं ना कहीं आप इसमें मांगलिक कार्यों को कर सकते हो। लेकिन वहीं पे अगर हम बात करें कि शुक्र है इस समय अस्त और बृहस्पति है वक्र अवस्था में, तो ये कॉम्बिनेशन मांगलिक कार्यों के लिए शुभ नहीं है। अब अगर हम इसको और डिटेल में समझें तो देखिए, अब एक क्वेश्चन और बन के आता है जिसमें हम कहते हैं कि शुभ कार्य कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो देखिए, शुभ कार्यों का, जैसे ही सूर्य जो है वो मकर राशि में सूर्य ने गोचर किया, शुभ कार्य आप कर सकते हो, उसमें कोई रुकावट नहीं है, उसमें कोई बाउंडेशन नहीं है। लेकिन अगर बात मांगलिक कार्यों की आती है तो शुक्र जो है जनवरी के महीने में भी अस्त रहने वाले हैं, और फरवरी के महीने में शुक्र का जैसे ही उदय होगा, 1 या 2 तारीख से शुक्र जो है वो उदय होंगे और 5 तारीख के बाद से जो है शादियों के अच्छे योग बनने वाले हैं। यानी फरवरी के महीने में शादियों के अच्छे योग बनेंगे। अब हमें केवल ये समझना चाहिए कि ग्रहों का असर हमारे जीवन पे रहता है। अब क्योंकि ये तो बात हो गई मांगलिक, और ये बात हो गई सूर्य का जो है वो मकर राशि में आना, मांगलिक कार्यों का होना और शुभ कार्यों का होना। मांगलिक कार्यों के लिए आपने ये सुना कि फरवरी में हम कर सकते हैं। शुभ कार्यों के लिए कोई मनाही नहीं है, कोई भी आपको इवेंट्स करने हैं, छोटे मोटे इवेंट्स आप कर सकते हैं। कुंडली मिलान, इसको थोड़ा सा आपको बचना चाहिए, इस चीजों को आपको जो है अवॉइड करना चाहिए। क्योंकि मैं थोड़ा बीच में रोकना चाहूंगा कि इसलिए कहा जाता है कि मकर संक्रांति का एक इंतजार होता है कि सूर्य उत्तरायण हो जाते हैं जी, क्योंकि इस समय मांगलिक कार्य जो क्या कहते हैं, कोई शरीर भी छोड़ता तो उसको भी मोक्ष मिलता है। पितामह भीष्म ने भी उत्तरायण होने का इंतजार किया था, इसलिए लोग सब इंतजार करते हैं कि मकर संक्रांति आएगी, इसके बाद हमारे शुभ कार्य शुरू होने जाएंगे। लेकिन इस बार जैसे कि आप आचार्य योग बता रहे हो कि कुछ कार्यों के लिए हैं, लेकिन शादी जैसा जैसे महत्वपूर्ण इन कार्यों के लिए अभी शुभ कार्य नहीं है। जी, शुभ कार्य तो देखिए कर सकते हैं, शुभ कार्यों में दिक्कत नहीं है, लेकिन क्योंकि शुक्र अस्त है इस समय, और शुक्र का अस्त होना ही कहीं ना कहीं चीजों को परेशानियों में डालता है। एक और चीज मैं आपको बताता हूँ, देव शयनी होता है, देव उठनी होता है, इसका भी कनेक्शन बृहस्पति और शुक्र के
हालांकि विष्णु जी जो है निद्रा में चले जाते हैं, उनका इंतजार किया जाता है कि वो जागेंगे और श्री हरि के नाम से हम अपने मांगलिक कार्यों को पूरा करेंगे। लेकिन अगर ज्योतिष के हिसाब से अगर मैं आपको समझाऊं तो वो है बृहस्पति और शुक्र, इन दोनों का अस्त हो जाना, यानी सूर्य के करीब हो जाना, सूर्य की डिग्रीज में आ जाना और इनका जो बल है वो खराब हो जाना, कम हो जाना। क्या कभी आपने ये सोचा है कि हम, हालांकि सभी ग्रहों का असर कुंडली पे बनता है, शादियों पे बनता है, रिश्ते पे बनता है, लेकिन केवल हम बृहस्पति और शुक्र को ही क्यों कंसीडर कर रहे हैं? क्या ऐसी वजह है? देखिए, हम तो सीधा आपके पास आते हैं, आचार्य जी। के पास आते हैं जी, शादी का देखिए हमारा, जी। फिर आप लोग गणना करते हैं। अभी आप जी। ये विचित्र बता रहे हैं कि सिर्फ शुक्र और बृहस्पति को केवल देखना होता है। शुक्र और बृहस्पति क्यों? देखिए, मैं मानता हूं हालांकि सभी ग्रहों को देखना बहुत जरूरी है। शादी के मैटर के अंदर या किसी भी मैटर के अंदर सभी ग्रहों की कैलकुलेशन मस्ट है, जरूरी है। लेकिन अगर मैं बात केवल शादी की और शादी को चलाने की बात अगर मैं करूं तो दो ग्रहों को विशेष देखा जाता है, जब इनके गोचर और इनकी स्थिति से ही शादी और लगन लिखे जाते हैं। अगर मैं बात करूं शुक्र का, तो देखिए शुक्र क्या है? शुक्र है प्यार, प्रेम। आपने देखा होगा कि जो टीनेजर हैं वो, कई लोग प्यार करते हैं, प्यार हो जाता है, आगे जाके शादी भी हो जाती है, लेकिन शादी टिक नहीं पाती, शादी के अंदर परेशानियां आती हैं। और अगर सब कुछ ठीक है तो संतान नहीं हो पाती। और आजकल तो ये बड़ा ऐसा प्रचलन सा चल गया कि संतान पक्ष को लेके दिक्कतें रहती रहती हैं बहुत ज्यादा। ये बहुत ज्यादा परसेंटेज आई जी। है। सबसे बड़ी समस्या यही जी। नजर आती है कि दंपति के अंदर, दंपति को कि लेकर संतान सुख नहीं हो पा रहा जी, होता है, सब कुछ इसीलिए ठीक होता कुंडली मैच मेकिंग करी जाती है। अब हम वापस टॉपिक पे आते हैं। शुक्र प्यार, शुक्र है प्रोस्पेरिटी, यानी कहीं ना कहीं प्यार को, जैसे आपने प्यार किया, आपको एक अच्छा पार्टनर मिला, आपने लव मैरिज करी, लेकिन उसकी सुरक्षा कौन करेगा? वो करेगा बृहस्पति। उसके अंदर संतान के अच्छे सुख को कौन बनाएगा? वो बनाएंगे बृहस्पति। शादी कितना चलेगी? वो बनाएंगे बृहस्पति। शादी के अंदर पति पत्नी में आपसी तालमेल कितना है? वो बनेगा बृहस्पति। अट्रैक्शन तो है, अट्रैक्शन कुछ ही समय के लिए है, लेकिन उस अट्रैक्शन को कितना लंबे समय तक बरकरार रखना है? वो बृहस्पति है। यानी बृहस्पति और शुक्र को, इनको बहुत ज्यादा कंसीडर किया जाता है। साल के कुछ महीने ये अस्त पोजीशन में होते हैं, इस वजह से जो है समय को रोक दिया जाता है, शादियों को रोक दिया जाता है, और श्री हरि विष्णु का नाम लेके उसके बाद फिर शादियों को प्रारंभ किया जाता है। लेकिन 2026 में जैसे ही सूर्य उत्तरायण हुए, शुक्र हैं अस्त। इस वीडियो को बनाने का माध्यम केवल यही है कि जनवरी के महीने में ही ऐसा कॉम्बिनेशन है कि शुक्र अस्त है, इसीलिए शादियों के योग नहीं बन पा रहे। फरवरी के पहले सप्ताह के बाद शुक्र जो है वो उदय स्थिति में आने वाले हैं, यानी फरवरी का महीना है जो काफी अच्छा रहने वाला है शादियों के लिए। जिनकी शादियां नहीं हो रही उनको भी अच्छे कॉम्बिनेशन यहाँ देखने को मिल रहे हैं। मतलब हम साधारण भाषा में जानना चाहिए, शुक्र को अस्त होने का मतलब क्या अर्थ है? मतलब देखिए, शुक्र का अस्त होना या किसी भी ग्रह का अस्त होना, ये सारा कॉम्बिनेशन कनेक्ट करता है सूर्य से। यानी कोई भी ग्रह अपने अंश यानी डिग्रीज को सूर्य के करीब आ जाए, सूर्य के साथ युति करे, सूर्य के एक घर आगे एक घर पीछे कॉम्बिनेशन बने, यानी गोचर करे, ट्रांजिट जिसको बोला जाता है। ये कॉम्बिनेशन दर्शाता है कि जो ग्रह सूर्य के सबसे समीप है वो अस्त पोजीशन की तरफ बढ़ता जा रहा है। देखो, एक उदाहरण और है समझने का इसको। आप आंखें बंद करके आप देखो बाहर, सूरज को नहीं देख पाओगे, आप आंखें बंद करके भी नहीं देख सकते, यानी वो तेज, वो प्रकाश। अब कोई ग्रह अगर उसके इतने करीब चला जाए डिग्री वाइज, अंश वाइज, राशि के अनुसार, तो वो ग्रह अपना प्रभाव नहीं दे पाता। ग्रह तो वही रहता है, लेकिन ये कह सकता हूं कि सूर्य के प्रकाश की वजह से वो जो ग्रह है दूसरा, वो अपना अस्तित्व यानी कहीं ना कहीं अपने प्रभावों में कमी कर देता है। इसको अस्त कहा जाता है। तो इसीलिए शुक्र का अस्त होना हो या बुध का या किसी भी और ग्रह का अस्त होना हो, ये कहीं ना कहीं रिलेट करता है सूर्य के समीप जाना या सूर्य के कॉम्बिनेशन में आना। तो मेरा केवल यही समझाना है आपको कि अपनी कुंडली में सबसे पहले आप देखें कि सभी ग्रहों की पोजीशन क्या है, कितने ग्रह वक्री हैं, कितने ग्रह अस्त हैं, कितने ग्रह जो उदय पोजीशन में हैं, कितने ग्रह आपके अच्छे मार्गी पोजीशन में अच्छी डिग्री के साथ हैं, और कौन कौन से ग्रहों का कॉम्बिनेशन आपकी कुंडली में बन रहा है। इसलिए अपनी कुंडली का विश्लेषण यानी कुंडली को जरूर अपने आप दिखवाएं एक बार। तो अब आपसे ये जानना है, ये कौन सा मतलब मंगल, एक मिनट, अभी आपसे ये जानना चाहिए, ये जो शुभ समय है, हम इस समय पर कौन कौन से मांगलिक कार्य कर सकते हैं? उनके लिए अति उत्तम समय है ये। देखिए, इस वीडियो को बनाने का माध्यम यही है हमारा कि देखिए, शुभ कार्य आप कोई भी कर सकते हो। उसके लिए हमारे पास शुभ होरा होती है, हमारे पास पंचांग है, हम गोचर के अनुसार कर सकते हैं। लेकिन मैं बात केवल कर रहा हूँ मांगलिक कार्य की। देखो, शादी कोई बच्चों का खेल नहीं है। जी।
शादी जीवन भर का कनेक्शन है। एक पार्टनर आपको मिलता है जिसके साथ आपको जीवन के सारे सुख दुख एक साथ बिताने हैं। अब उस पार्टनर का अच्छा होना भी ज़रूरी है, उस पार्टनर का कहीं ना कहीं सपोर्टिव होना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आजकल आप देखते हो कि कितने डिवोर्स चल रहे हैं, बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं। 2 दिन शादी को होते हैं और डिवोर्स फाइल कर देते हैं, आपस में दिक्कतें रहती हैं बहुत ज़्यादा। तो इसीलिए हमें केवल ये समझना है कि कुंडली में, जैसा भी आपने क्वेश्चन किया, कुंडली का जो मैच मेकिंग होता है यानी कुंडली मिलान, लगन को लिखना, कई ऐसी पूजाएं होती हैं जो लगन लिखने से पहले कराई जाती हैं ताकि उनके जीवन में शनि का प्रभाव उनको तंग ना करे, राहु का प्रभाव उन्हें तंग ना करे, और उनकी दशाएं अगर फेवरेबल नहीं है तो उनके लिए लगन से पहले पूजा कराई जाती है ताकि वो अपने जीवन को सही तरीके से सही डायरेक्शन में लेके चले। तो मेरा केवल ये समझाना है कि शुभ कार्यों को आप एक अच्छा मुहूर्त देख के, एक अच्छा गोचर देख के आप शुभ कार्यों को आप कर सकते हैं। लेकिन बात आती है मांगलिक कार्य की। मांगलिक कार्य यानी कुंडली मिलाना, रिश्ता देखना, उसके लिए जनवरी का महीना आपको अवॉइड ही करना पड़ेगा। फरवरी में आप रिश्ता भी देख सकते हैं, और अगर रिश्ता देख रखा है तो फरवरी में आप अच्छा लगन निकलवा के उसको आप शादी कर सकते हैं। यानी कि हम कोई रिश्ता करने जा रहे हैं तो अभी जनवरी में उसको टाल दें, जनवरी में बिल्कुल टालना जनवरी चाहिए। के बाद आगे मतलब उसकी बात आगे बढ़े। जी, क्योंकि उस समय जो है ग्रहों की स्थिति जो है वो काफी अनुकूल होने अब वाली ये है। शादी का जो शुभ योग का मुहूर्त लगभग कब से आ जाएगा? मतलब देखिए, पहला सप्ताह आपको जो है फरवरी का पहला सप्ताह यानी 5 तारीख के बाद से अलग अलग दिन के योग इसमें बन रहे हैं, और वहां से जो है आप अपना एक समय देख के ब्राह्मण के द्वारा कुंडली निकलवा के अपना आप एक अच्छा मुहूर्त निकलवा के अपना लगन लिखवा के आप अपनी शादी को आप कर सकते हैं। तो दर्शकों को हम ये भी बताना चाहते हैं कि मकर संक्रांत क्या है, क्योंकि कई लोगों को नहीं पता कि मकर संक्रांत होता क्या है, कैसे इसको देखा जाता है। दोस्तों देखिए, संक्रांत का मतलब है यानी सूर्य का एक राशि से दूसरे राशि में जाना। सूर्य एक राशि में करीबन 30 दिनों का समय, 1 महीने का समय लेते हैं, और एक निश्चित समय के बाद वो राशि परिवर्तन करते हैं। 12 राशियों में सूर्य पूरे साल में, पूरे 12 महीनों में 12 राशियों में गोचर करते हैं, और प्रत्येक दिन की, प्रत्येक महीने की एक संक्रांत होती है। यानी मेष में अगर सूर्य ने गोचर किया तो वो मेष संक्रांत है, वृषभ में किया तो वृषभ संक्रांत है। तो इसी तरीके से करते हुए सूर्य जब मकर राशि में आते हैं तो इसको बोला जाता है मकर संक्रांति, यानी सूर्य पूरा दक्षिणा का चक्कर लगा के उत्तरायण की तरफ बढ़ते हुए नजर आते हैं। अब ऐसी कौन सी संक्रांत है जो सबसे ज्यादा विशेष होती है? मकर संक्रांति, यानी सूर्य का मकर में गोचर करना, सूर्य का उत्तरायण भी होना, और शुभ कार्यों का प्रभाव, शुभ कार्यों का प्रारंभ होना। हालांकि ये खरमास को भी समाप्त होता है। खरमास जब सूर्य जो है धनु राशि में जाते हैं तो खरमास का समय ये बनता है। अब सूर्य मकर राशि में आए, खरमास समाप्त हुआ, सूर्य उत्तरायण हुए, अच्छे शुभ योग बने। अब सूर्य इसका गोचर करते हुए निकलेंगे कुंभ में, कुंभ के बाद मीन में, मीन के बाद मेष में। एक संक्रांत और है जिसको बहुत ज्यादा विशेष माना जाता है, मकर संक्रांत के ही लेवल पे उसको समझा जाता है, उसको बोला जाता है कर्क की संक्रांत। जब सूर्य कर्क राशि में यानी मकर राशि से ठीक 180 डिग्री आगे कर्क राशि में सूर्य विराजमान होते हैं, उसको कर्क की संक्रांत बोला जाता है। उसके बाद से चीजें जो है वो दक्षिणायन होने शुरू हो जाते हैं। तो ये जो कॉम्बिनेशन है हमें इसको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि जितने भी दर्शक है, यूथ है, हमें जो देख रहे हैं, उनको कंफ्यूजन रहता है कई बार कि संक्रांत आचार्य जी होता क्या है। सूर्य का गोचर है, सूर्य जिन जिन राशियों में जाते हैं वो संक्रांत होती है, और विशेष संक्रांत वो मकर होती है और कर्क होती है। इस चीज को ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। और मकर संक्रांत का एक और विशेष महत्व मैं समझाता हूँ कि जैसे ही जब भी मकर संक्रांत आती है, मैं हमेशा सबसे कहता हूँ कि सूर्य उदय से पहले उठें, स्नान करें, सूर्य भगवान को जल दें और हवन अवश्य करें। हवन नहीं कर सकते तो एक दिया जरूर आपको जलाना चाहिए, और उस दिन चावल खिचड़ी बना के भी आप ग्रहण कर सकते हैं। हालांकि इस बार ऐसा कॉम्बिनेशन नहीं था, क्योंकि षट तिला एकादशी थी, इस वजह से कहीं ना कहीं जो है तिल का दान लोगों ने किया, चावल का इस समय नहीं कर पाए। लेकिन 15 तारीख को चावल, मैंने बोला लोगों को कि 15 तारीख को आप खिचड़ी बना के आप दान करना, चावल भी आप दान कर सकते हो। तो मकर संक्रांत के लिए विशेषता मैं यही कहूंगा कि आप केवल सूर्य के गोचर को समझें, इसके अनुसार आप समझ सकते हैं कि सूर्य इस समय किस राशि में और कौन सी संक्रांत इस समय चल रही है। गौरव जी, हमारे बहुत से दर्शकों की, हमारी भी जिज्ञासा थी कि जैसे मकर संक्रांति के बाद शुभ विवाह, मतलब विवाह जैसे शुभ कार्य क्यों नहीं हो रहे, यानी कि इस बार मुहूर्त क्यों नहीं, वो अपने अच्छे से हमें विश्लेषण करके बताया। आप हमारे संतवाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।